नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। साल भर पहले जो सोनम ने किया, सोनम को देख सुनकर फिर जो सिया ने किया, अब सिया के बाद वही काम तेलंगाना की संध्या ने कर दिया। सोनम और सिया ने अपने अपने पति और मंगेतर को पहाड़ से खाई में धक्का देकर मारा था, जबकि संध्या ने अपने पति को घर की छत से ही धक्का दे दिया। हालांकि इससे उसके पति की मौत नहीं हुई, फिर उसने दो और तरीके अपनाए और आखिरकार तीसरी कोशिश में पति को मारने में कामयाब रही। बस इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। अब आप ही बताइए, इन दोनों तस्वीरों का कोई मुकाबला या कोई तुलना है क्या? मैं ऊंचाई की बात कर रहा हूं। अब फिर से देखिए और बताइए, कहां संध्या के इस मकान की ऊंचाई और कहां सिया की इस पहाड़ी की ऊंचाई। इस मकान की ऊंचाई कितनी होगी? मुश्किल से 15-16 फीट। और सिया वाली इस पहाड़ी की ऊंचाई तो आप सबको पता है। 2 हफ्ते से आप सुन ही रहे, करीब 350 से 400 फीट। मतलब दोनों की ऊंचाई का आपस में कोई मुकाबला ही नहीं। फिर भी संध्या सिया से मुकाबला करना चाहती थी। मुकाबला सिया ने जिस तरह अपने मंगेतर केतन को इस ऊंचाई से धक्का देकर मारा, ठीक वैसे ही अपने पति प्रशांत को इस मकान की छत से धक्का देकर मारने का। सिया ने जो काम 18 जून को किया था, वही काम संध्या 11 दिन बाद 29 जून को कर रही थी। जाहिर है, सिया की कहानी तब तक संध्या न जाने कितनी बार मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए सुन चुकी होगी। बदकिस्मती से केतन को पहाड़ी की जिस ऊंचाई से धक्का दिया गया था, उसके बाद उसके जिंदा बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन संध्या ने अपने घर की जिस छत से अपने पति प्रशांत को धक्का दिया, उसकी कम ऊंचाई के चलते यहाँ बचने की उम्मीद 50-50 थी। और हुआ भी है। धक्का दिए जाने के बावजूद कम ऊंचाई के चलते प्रशांत घायल तो हुआ, पर बच गया। बच इसलिए गया क्योंकि उसे अपनी पत्नी संध्या के हाथों केतन की तरह नहीं मरना था, बल्कि प्रशांत को किसी और तरह से मरना था। और वो आखिर में मर भी गया। मतलब ये क्या हो रहा है? सोनम, मुस्कान, प्रियंका, निकिता को भूल जाइए, क्योंकि इनकी कहानी तो पुरानी हो चुकी है। सिर्फ 18 जून के बाद ही, यानी जिस दिन सिया ने केतन को धक्का दिया था, रवि तीसरा पति है जो अपनी पत्नी के हाथों मारा गया। तीसरा इसलिए क्योंकि ये तीनों खबरों में सुर्खियां बन चुकी है। वरना 18 जून के बाद पिछले 19 दिनों में छोटे बड़े शहरों या कस्बों में क्या पता ऐसी कई वारदात हो चुकी हो। खैर, गिनती छोड़ते हैं और रेवाड़ी की तनु को पीछे छोड़कर फिलहाल पति का कत्ल करने वाली सबसे नई कातिल पत्नी संध्या की कहानी सुनते हैं। ये 35 साल का प्रशांत है और ये संध्या प्रशांत की पत्नी। प्रशांत गल्फ में नौकरी करता है। 27 जून को ही प्रशांत 2 साल बाद तेलंगाना के निजामाबाद में अपने घर पहुंचा था। उधर पिछले 2 सालों से जब प्रशांत विदेश में था, तब इसी बीच संध्या को अपने एक पड़ोसी अनिल से प्यार हो गया। अब जैसे ही प्रशांत घर लौटा, संध्या घबरा गई। उसे लगा कि यहाँ रहने के दौरान प्रशांत को उसके और अनिल के रिश्ते की भनक लग जाएगी। लिहाजा उसने अनिल के साथ मिलकर अपने पति प्रशांत को रास्ते से हटाने की एक बेहद आसान साजिश रची। इस साजिश का ख्याल संध्या और अनिल को सिया की ताजा कहानी से आया। साजिश कुछ यूं थी कि प्रशांत को खूब शराब पिलाई जाए और फिर नशे की हालत में इसी छत से उसे नीचे धक्का देकर मार दिया जाए। इस साजिश के तहत प्रशांत को मारने के लिए 29 जून की तारीख तय की गई। प्लान के तहत संध्या ने अपने प्रेमी अनिल को पैसे दिए शराब खरीदने के लिए। फिर अनिल और प्रशांत, जो अब तक अनिल और संध्या के रिश्ते से अनजान था, इसी घर की छत पर बैठकर रात को शराब पीते हैं। अनिल ने अपने एक और दोस्त को भी बुला रखा था। दोनों को जब लगा कि प्रशांत अब नशे में है, तब दोनों ने मिलकर प्रशांत को छत से नीचे धक्का देने की कोशिश की। इस दौरान प्रशांत और अनिल और उसके दोस्त के बीच हाथापाई भी हुई। इसी बीच संध्या ऑमलेट लेकर छत पर आ चुकी थी। तब तक प्रशांत को अनिल और उसके दोस्त ने पकड़कर नीचे फेंकने की तैयारी कर रखी थी। ये देखते ही संध्या अपने पति के करीब आती है। प्रशांत को तब अनिल और उसका दोस्त पकड़कर फेंकने के लिए उठा चुका था।
उसी वक्त प्रशांत को आखिरी धक्का खुद संध्या देती है। अनिल के जिस दोस्त ने इस क्राइम में मदद की उसका नाम वेंकट साई है। बाद में वेंकट साई ने खुद ये पूरी कहानी सुनाई। ఇద్దరం కొట్టుకున్నామే మేము కొట్టుకున్నాక వైఫ్ ఆమ్లెట్ తీసుకొచ్చిందా ఆమ్లెట్ తీసుకొచ్చాక తర్వాత ఇక నేను కొద్దిగా ఆయన కొద్దిగా ఫోర్స్ ఇట్లా ముందరికి వచ్చేసాం ఇక నేనే లేపేసాను నేను నువ్వే చేసినా నాకు ఒకటి లేస్తాడా అలా వైఫే చేసింది ఇదంతా ప్రీ ప్లాంటే కదా, ఇదంతా ప్రీ ప్లాంటే కదా. ఆమె ప్లాన్ నువ్వు ఏం చేయలేదు, ఆమె ప్లాన్ ఇదంతా తారీఖు వచ్చింది. ఆమెనే డబ్బులు ఇచ్చింది, మీరిద్దరు కలిసి ఒకటేసారి లేపేసారు. అంటే ఇట్లా కాలు గుంజంగానే పడ్డాడు, కిందికి వెళ్ళి కాలు గుంజేసాడు. ఎక్కడ నుంచి ఇటు అక్కడ నుంచి ఇటు ఒకటేసారి కాలు ఇద్దరు కలిసి కాలు లేపేసి. पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, अभी तो शुरू हुई थी। होता यह है कि छत से जमीन तक की ऊंचाई कम होने के चलते प्रशांत घायल तो होता है पर बच जाता है। प्रशांत को जिंदा देख पहले तो संध्या और अनिल घबरा जाते हैं, फिर उसे फौरन पास के सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। अस्पताल में संध्या डॉक्टरों को यही बताती है कि ज्यादा नशे की वजह से वो लड़खड़ा कर छत से नीचे गिर गया। संध्या के बारे में एक बात तो बताना आपको भूल गया। असल में संध्या पेशे से एक नर्स है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करती है। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टरों से पता चला कि प्रशांत को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं और वो ठीक है। ये पता चलते ही संध्या और अनिल घबरा गए। उन्हें लगा कि उनका प्लान चौपट हो गया। तब उसी वक्त उन्होंने अस्पताल के अंदर ही प्रशांत को मारने का एक दूसरा प्लान बनाया। इस बार संध्या ने अपने नर्स होने का फायदा उठाने का प्लान बनाया। अस्पताल में संध्या ने अपने पति प्रशांत को सबसे पहले इंजेक्शन के जरिए नींद की दवा का ओवरडोज दिया। इसके बाद जब प्रशांत गहरी नींद में चला गया तब संध्या ने फिर से इंजेक्शन उठाया। इस बार उसने इंजेक्शन में टॉयलेट क्लीनर लिक्विड डालकर वही इंजेक्शन प्रशांत को लगा दिया। इन दो चीजों के चलते 30 जून को ही अस्पताल में प्रशांत की मौत हो गई। शायद संध्या का ये राज कभी खुलता भी नहीं, लेकिन प्रशांत की मां को कुछ शक हुआ। पहले बेटे का छत से गिरना और फिर बिना गंभीर चोट के यूं मर जाना। लिहाजा 1 जुलाई को प्रशांत की मां पुलिस के पास पहुंचती है और बेटे की रहस्यमयी मौत को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करा देती है। నీ కొడుకు చచ్చిపోయినట్ట సర్కారు దవాఖానలో 4 గంటలకు ఫోన్ వచ్చింది. హాస్పిటల్కి వెళ్ళి దుబాయ్కి వెళ్ళి ఎప్పుడు 3 రోజులు అంతే. 3 రోజులు చంపేసిందా? ఎట్లా చంపిల్లట అసలు? నాకేం తెలియదు. నీకు తెలిసింది ఎంతవరకు అసలు? ఇట్లా ఫస్ట్ బంగ్లా ఏమని చెప్పిల్లమ్మా పోలీసులు? మళ్ళా అయ్యా వచ్చిందా? వచ్చిండ్రు ఇప్పటిదాకా వచ్చి చిత్తూరు బిడ్డ అవుతారు మొలకన్ను ఉన్నదేస్తాడు. తన కొడుకు తనే లంగైనా దొంగైనా ఏదైనా చెప్పుకోసుకొని నా కొడుకు వజ్రం బిడ్డే ఒక పక్కన నేను మోపియలేదు. ఎన్ని సంవత్సరాలు పోయిందమ్మా దుబాయ్లో? 3 ఏళ్ళు 6 బిడ్డే. 6 ఏళ్ళ నుంచి అంటే పెళ్ళైనాక వచ్చిండు మళ్ళీ ఒకసారి పోయిండు. అప్పుడే प्रशांत की मां की शिकायत के बाद निजामाबाद रूरल इंस्पेक्टर ने फौरन मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। उन्होंने संध्या के मोबाइल और अनिल के मोबाइल की भी जांच की। ఈ నెల 1వ తారీఖు అంటే 1/7/2026 తారీఖు నాడు మోపాల్ మండలంలోని నేల్కల్ గ్రామం నుంచి ప్రశాంత్ అనే వ్యక్తి డాబాపై నుండి పడి చనిపోయినాడు. కానీ అతని మరణంపై నాకు అనుమానం ఉందని తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు మోపాల్ పోలీస్ స్టేషన్లో అనుమానాస్పద మృతి కేసుగా మొదట కేసు నమోదు చేసినాం.
తల్లి ఇచ్చిన అనుమానాస్పద ప్రకారము తర్వాత మృతుని భార్య తీసుకొచ్చేసి మేము విచారణ చేయగా తాను ఏ విధంగా నేరం చేసింది అనేది చెప్పిందనమాట. అందులో మృతుడనే ప్రశాంత్ గత 2 సంవత్సరాల నుంచి దుబాయ్ వెళ్ళి అక్కడ పని చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. అతను ఈ మధ్యలోనే మొన్న 29వ తారీఖు నాడు ఇంటికి తిరిగి రావడం జరిగింది. అయితే ఇతను దుబాయ్లో ఉన్న సమయంలోనే మృతుని భార్యకు నిజామాబాద్ పట్టణానికి చెందిన ఒక వ్యక్తితో రిలేషన్ ఉందని చెప్పేసి తెలిసింది. అయితే ఈ దుబాయ్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత భర్త ఇక్కడనే ఉండిపోతే తన రిలేషన్ భర్తకు తెలిసిపోతుందేమో అని, మళ్ళీ తర్వాత రిలేషన్ కంటిన్యూ అవుతుందో లేదో అనే ఒక దాన్ని పెట్టుకొని ఎలాగైనా భర్తను చంపాలనే ఉద్దేశంతో ఆమెకు ముందే ఒక పథకం వేసుకొని पुलिस जांच में पता चला कि जब प्रशांत को अस्पताल लाया गया था तब गिरने की वजह से उसे मामूली चोटें आई थी। उसमें जान जाने का खतरा नहीं था। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो कहानी बदल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत को जहर जैसी कोई चीज दी गई थी। जाहिर है वो इंजेक्शन के जरिए दिया गया लिक्विड टॉयलेट क्लीनर ही था। ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేసి చంపుదామని చెప్పేసి నిర్ణయించుకుంది. అందులో భాగంగా భర్త ఇచ్చిన 2 రోజులకు అవకాశం దొరకగా మద్యం బాగా తాగించి స్లాబ్ పై నుంచి తోసేసి చంపుదామనుకుంది. దాంట్లో అదే గ్రామానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి సహాయం తీసుకొని మృతునికి బాగా మద్యం తాగించి అర్ధరాత్రి అంటే సాయంత్రం 8 గంటల సమయంలో మత్తులో ఉండగా మృతుని డాబాపై నుంచి కిందికి తోసేసింది. కానీ అతను చనిపోలేదు, చిన్న గాయాలతో బయటపడ్డాడు. దాంట్లో మృతుని భార్య మళ్ళీ దానికి ఆలోచన వచ్చిందనమాట ఆమెకు, ఎట్లా మళ్ళీ చనిపోలేదు, ఏ విధంగా ఎట్లా చేయాలని చెప్పేసి. తెల్లారి ఏ విధంగానన్నా ఈరోజు చంపాలని అనుకొని తెల్లారి మధ్యాహ్నం అంతకుముందే తెచ్చుకున్నటువంటి మత్తు పదార్థాన్ని ఇంజెక్షన్ చేసింది. అంతేకాకుండా ఆ ఇంట్లోనే ఉండే టాయిలెట్ క్లీనర్ను కూడా ఆ క్యాన్ల ద్వారా ఆ మృతునికి ఇంజెక్షన్ చేయగా మృతుడు వాంతులు చేసుకొని చనిపోవడం జరిగింది. ఇదంతా మృతుని భార్య ఒప్పుకోగా మృతుని భార్యపై తర్వాత నేల్కల్ గ్రామానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి, నిజామాబాద్ పట్టణానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ముగ్గురు పైన కేసు నమోదు చేసినాం. కోర్టు ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయగా కోర్టు వారికి జైలు శిక్ష విధించింది. ప్రస్తుతం వారు జైల్లో ఉన్నారు. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होते ही पुलिस ने संध्या, उसके प्रेमी अनिल और उसके दोस्त वेंकट को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद तीनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। अब जो शुरू में आपसे कहा था ना कि मतलब ये हो क्या रहा है, गलत नहीं कहा था। मतलब संध्या ने पहले सिया की तरह अपने पति को छत से धक्का दिया, वो बच गया। फिर इंजेक्शन से नींद की दवा का ओवरडोज दिया, वो दूसरी बार भी बच गया। फिर लिक्विड टॉयलेट क्लीनर इंजेक्शन में डालकर प्रशांत को लगा दिया। इस बार प्रशांत की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और इस तरह तीसरी बार में ही सही एक और पति अपनी पत्नी के हाथों मारा गया। अब्दुल बशीर, निजामाबाद, आज तक। ये कहानी भी एक कातिल पत्नी की है, बस साजिश जरा अलग। जरा सोचिए, अगर किसी केस में एक साथ परिवार, दोस्त, डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि पुलिस भी शामिल हो जाए तो उस केस का हश्र क्या होगा। बेलगावी से ऐसा ही एक केस सामने आया। इसकी साजिश इतनी गहरी थी कि गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़े, दोबारा पोस्टमार्टम कराना पड़ा और तब कहीं जाकर कातिल बीवी का सच सामने आया। कर्नाटक के बेलगावी के इस सुनसान इलाके में इस वक्त पुलिस एक खास मिशन पर है। इस मिशन को पूरा करने के लिए पुलिस के साथ कुदाल और फावड़ा लिए मजदूरों और सफाई कर्मियों की एक पूरी टीम है। टीम में शामिल लोग जंगलों के बीच एक तय जगह पर पहुंचकर रुक जाते हैं। पहले जगह की पहचान की जाती है और फिर शुरू होती है जमीन की खुदाई। असल में ये खुदाई एक ऐसी लाश के लिए है जिसकी मौत करीब 3 महीने पहले हो चुकी है और मौत की वजह हार्ट अटैक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस शख्स की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई हो, उस मौत के पीछे कोई साजिश तो हो ही नहीं सकती। तो फिर आखिर पुलिस ऐसे किसी आदमी की लाश को खोदकर बाहर निकालने की कोशिश में क्यों लगी है? आखिर ऐसा करने के पीछे क्या राज है? तो इस सच को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक वीडियो की कुछ लाइनें सुननी चाहिए।
ये वीडियो चूंकि कन्नड़ में है तो हम इस आदमी की कही गई बातों को समझने के लिए साथ में इसका हिंदी तर्जुमा भी पेश कर रहे हैं। तो सुना आपने, ये जिस संदीप नाम के शख्स की बात कर रहा है, पुलिस इस जंगल में उसी संदीप की लाश खोदकर बाहर निकालने में जुटी है ताकि उसे कब्जे में लेकर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा सके। संदीप की लाश का पहले ही एक बार पोस्टमार्टम हो चुका है और उस पोस्टमार्टम में उसकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा चुकी है। लेकिन इस मौत के 3 महीने बाद अब इस नौजवान के इस सेल्फी वीडियो ने संदीप की मौत की पूरी कहानी पलट दी है। अब इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, पहले इस नौजवान की असलियत आपको बताए देते हैं। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि उसी संदीप की पत्नी सुमा का एक्स बॉयफ्रेंड है, जिस सुमा पर अब वो अपने पति के कत्ल का इल्जाम लगा रहा है। लेकिन मौत की इस पलटी कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले मरने वाले शख्स के बारे में जानने के साथ साथ उसकी मौत के पूरे सीक्वेंस को भी समझना होगा। तो आइए अब आपको ये सच जानने के लिए 3 महीने पीछे लिए चलते हैं। बेलगावी के रहने वाले संदीप मंजरी एक पूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन थे। 13 मार्च को वो अपने दोपहिया वाहन से एक मेले से घर लौट रहे थे और इसी दौरान एक हादसे का शिकार हो गए। असल में उनकी बाइक सड़क पर ही फिसल गई थी, जिसके चलते उन्हें चोटें आई। इसके बाद उन्हें पास के ही एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया और फिर उनकी पत्नी सुमा मंजरगी ने उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करा दिया। So on 13th of March 2026, initially a road accident took place. The person called Sandeep Kalagoda Manjargi, who is native of Godagiri village, and he lives with his wife. He is an ex-army person. He retired from army in the month of December 2023. After retirement, he settled in his native village. मगर संदीप के परिवार को तब गहरा सदमा लगा जब इस रोड एक्सीडेंट के 2 दिन बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। एक मामूली सी एक्सीडेंट के बाद किसी की हार्ट अटैक से मौत की बात अपने आप में थोड़ी हैरान तो जरूर करती थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर तमाम डॉक्टरों की राय कुछ ऐसी ही थी, तो फिर सभी को इस पर यकीन करना पड़ा। लेकिन अभी इस मौत को कुछ ही रोज गुजरे थे कि संदीप की पत्नी सुमा के बॉयफ्रेंड पुंडलिक डोंबर की ओर से सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो ने पूरी कहानी में ट्विस्ट ला दिया, क्योंकि पुंडलिक संदीप मंजरगी की मौत को कत्ल बता रहा था और उसकी पत्नी सुमा को संदीप का कातिल। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई, पुंडलिक डोंबर संदीप और सुमा के बीच कैसे आया? तो जवाब है, पुंडलिक कभी संदीप डोंबर का बिजनेस पार्टनर हुआ करता था और संदीप के साथ बिजनेस करते करते वो कब संदीप की पत्नी सुमा के करीब आ गया, संदीप को इसकी खबर ही नहीं लगी। पुंडलिक की माने तो सुमा ने न सिर्फ उसे भविष्य में भी साथ रहने का झांसा दिया, बल्कि अपने साथ साथ खुद उसके बच्चों को भी साथ में रखने की बात कही। इसके बाद वो सुमा को लेकर इमोशनल हो गया था। लेकिन जुर्म की असली कहानी तब शुरू हुई जब पूर्व फौजी संदीप मंजरगी की पत्नी सुमा ने अपने पति को ही रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी। इतना ही नहीं, संदीप की हत्या से पहले उसके नाम पर सुमा ने करीब 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस भी करवाया, ताकि उसकी मौत के बाद वो 2 करोड़ रुपए उसे आसानी से मिल जाएं और वो उन्हीं रुपयों से बाकी की जिंदगी पुंडलिक डोंबर के साथ मजे से गुजार सके। इसके बाद जिन हालात में संदीप की मौत हुई, उसके घर वालों को उसकी मौत को लेकर शक होने लगा। इस बीच उन्हें संदीप के 2 करोड़ के इंश्योरेंस की बात भी पता चली और अब तो सुमा के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसकी पोल खोलने वाला वीडियो भी शेयर कर दिया था। ऐसे में पुलिस ने नए सिरे से इस मामले की जांच शुरू की और जो सच सामने आया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। संदीप के कत्ल की साजिश में सिर्फ उसकी पत्नी सुमा ही नहीं, बल्कि उसका वो बॉयफ्रेंड पुंडलिक डोंबर भी शामिल था, जो खुद को बेकसूर और सुमा को कसूरवार बताने पर तुला था। पुलिस की माने तो दोनों ने कत्ल की साजिश तो पहले ही रच ली थी, लेकिन उन्हें सही मौका नहीं मिल रहा था। मगर जब 13 मार्च को संदीप का रोड एक्सीडेंट हुआ, तो फिर दोनों ने संदीप को मारने की प्लानिंग को अमल में लाने का फैसला कर दिया और उन्हें जहर देकर मारना तय किया।
एक्सीडेंट के बाद जब दोनों को इस मौके का फायदा उठाने का आइडिया आया तो उन्होंने सबसे पहले संदीप को सरकारी अस्पताल से एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया, वो भी तब जब उनकी चोटें गंभीर नहीं थी। इसके बावजूद उन्हें एक स्पेशल रूम में रखा गया और उनके कत्ल की पूरी तैयारी कर ली गई। इसके बाद असली साजिश शुरू हुई। उस अस्पताल में राहुल नाम का एक शख्स काम करता था जो पुंडलीक डोंबर का जानने वाला था। उसी ने सुमा और उसके आशिक पुंडलीक को यह आइडिया दिया कि वो संदीप को सीधे नसों में जहर देकर उसकी हत्या कर सकते हैं और इस तरह जान लेने से किसी को इस कत्ल का पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद दोनों ने संदीप के साथ कुछ ऐसा ही किया, मगर कत्ल की पहली कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन इसके अगले ही दिन दोनों ने एक और भी भयानक साजिश रची। अगले दिन वो राहुल की मदद से खुद ही सलाइन की बोतल खरीद कर लाए, उसमें जहर मिलाया और जहरीला सलाइन देने से पहले संदीप को 4 नींद की गोलियां खिला दी। संदीप बेहोशी की हालत में था और इसी दौरान उसे वो जहरीला सलाइन चढ़ा दिया गया। इस तरह जहरीला सलाइन चढ़ाए जाने के कुछ ही देर बाद हार्ट अटैक से संदीप की मौत हो गई। इसके बाद जब घर वालों ने अस्पताल के डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों का कहना था कि एक्सीडेंट के बाद किसी को हार्ट अटैक आ तो सकता है, लेकिन हार्ट अटैक 1 या 2 दिनों के बाद यानी रुक कर आए, ये थोड़ा संदिग्ध लगता है। इसके बाद संदीप के शव को पोस्टमार्टम के लिए बेलगावी के अस्पताल में भिजवाया गया और वहां से किसी जहर का पता लगाने के लिए शव के अंदरूनी अंगों यानी विसरा को जांच के लिए लेबोरेटरी में भिजवा दिया गया। लेकिन यहां से भी जो रिपोर्ट सामने आई उसमें संदीप के शरीर में किसी भी जहर के मिलने की बात नहीं थी। यह मौत शक के घेरे में तो पहले ही दिन से था, लेकिन सही मायने में इस केस का सुराग पुलिस को तब मिला जब सुमा के बॉयफ्रेंड रहे पुंडलिक ने सुमा पर कत्ल का इल्जाम लगाते हुए वीडियो जारी कर दिए। पुलिस की माने तो ये इल्जाम शक पैदा करने वाले थे, इसलिए पुलिस ने पहले पुंडलिक को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की और फिर सुमा को भी पकड़ा। दोनों ने ही कत्ल में शामिल होने की बात कबूल कर ली। असल में कत्ल के बाद सुमा ने पुंडलिक को जो रकम देने का वादा किया था उसे लेकर उसकी और पुंडलिक के बीच लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद पुंडलिक ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और पूर्व फौजी संदीप की मौत की असली कहानी सामने आ गई। So in the meantime, there was a WhatsApp status by the Pundalik Vittal Dombar. He said that I will reveal all the information. The vague information about that something is suspicious about the murder. So when we checked, there was a financial dispute between Suma, that wife of the deceased, and the paramour Pundalik. So there was a previous agreement that you have to give this much amount for this murder. Even though they were in relationship, the financial dispute escalated to the next level and he posted that message. Then we interrogated him. So during the interrogation it was revealed that these couple were helped by Rahul. He gave the poison, it was injected, so he passed away because of the poison. Then the FSL was also compromised by using different intermediaries. सगै राज, बेंगलुरु, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।